नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। एक बड़ा फैसला जो जल्द ही लिया जा सकता है वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन बच्चों को कब और कैसे दी जाए। दूसरा बड़ा फैसला यह भी है कि बूस्टर डोज यानी कि तीसरी डोज कब और कैसे दी जाए और दी भी जाए या ना दी जाए। ये सारे बड़े फैसले होने वाले हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बच्चों को मिलने वाली डोज के साथ। बच्चों को अब तक कोई टीका नहीं लग रहा है, लेकिन एक बड़ी आबादी हमारी है जो बच्चों की कैटेगरी में आती है, चाहे वो 18 साल से नीचे के लोग हों। ऐसे में जनवरी में हो सकता है शुरू उनके लिए भी टीकाकरण का कार्यक्रम, लेकिन उसका एक तरीका होगा। पहले पुरानी या गंभीर बीमारी वाले बच्चों को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद मार्च से सभी बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। तो इसके लिए पूरा खाका तैयार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। कैसे होगा ये और इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एम वली, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं गंगाराम अस्पताल से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुचिन बजाज, जो कि डायरेक्टर हैं उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर बजाज, शुरुआत आपसे करते हैं। बच्चों के लिए टीकाकरण का शुरू किया जाना, हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, मार्च से ही सभी बच्चों को टीके लग पाएंगे, लेकिन इसकी क्यों जरूरत है जब हमारी एक बड़ी आबादी को टीका लग रहा है? देखिए अंजलि जी, हमें ये समझना है कि इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन वर्ल्ड का अब तक का सबसे कारगर और सबसे इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ स्टेप रहा है हमेशा से। हर साल ये करीब करीब 30 लाख मौतें बचाता है, और जैसा हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं किसी बीमारी से, तो हर साल करीब 80,000 लोग तो सिर्फ इसीलिए मर जाते हैं कि उनको हॉस्पिटल में एक नया इन्फेक्शन पकड़ लेता है, यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से 80,000 मौतें हर साल एक्स्ट्रा होती हैं। तो हॉस्पिटल जाना, इलाज कराना ऑब्वियसली एक अनडिजायरेबल स्टेप है, और बीमारी से बचना हमेशा एक बेटर स्टेप है। तो अब एडल्ट्स का जैसे हमने देखा करीब करीब 82% एटलीस्ट फर्स्ट डोजेज और 42% कंप्लीट डोजेज कवरेज हो चुका है, और इसके बाद हमारे 18 साल से नीचे वाले बच्चे एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो बच जाते हैं। और सीरो सर्वेज में देखा गया कि बच्चों में इन्फेक्शन रेट्स ऑलमोस्ट एडल्ट्स के बराबर ही हैं। अच्छी बात यह है कि सीरियस इन्फेक्शन रेट्स और मॉडरेट इन्फेक्शन रेट्स बहुत कम है कंपेयर टू एडल्ट्स, लेकिन फिर भी उनको इन्फेक्शन हो रहा है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे हैं, जिनको एक्स्ट्रा नीड्स हैं, जो बीमार हैं, उनको डेफिनेटली हमें प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। और मुझे लगता है एक अच्छा जी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कोविड के लिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर वली, आपकी राय इसको लेकर के क्या है? बच्चों की आबादी जो है, क्या उसको उतना ही खतरा है? क्योंकि पहले जो खबरें आ रही थी उसमें कहा जाता था कि बच्चों को खतरा ज्यादा नहीं है, संक्रमण भले ही होता है लेकिन उनको हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा कम है, मौत का खतरा कम है। तो ऐसे में बच्चों के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है? अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग ये पॉइंट आप अपने डिस्कशन में लाए हैं, और हम बहुत दिन से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बच्चों को टीका लगना है, और हम तैयार हैं। और शायद ये देरी जो है ये सेफ्टी पॉइंट से है कि हम और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ICMR, जैसे कि DG ICMR ने भी कहा है कि वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द सेफ्टी एंड एनी डे इट कैन बी अनाउंस। जैसे आपने अभी उम्मीद भी जताई है कि जल्दी ही द बिगिनिंग ऑफ मे बी न्यू ईयर कम्स विद ए ग्रेट न्यूज। लेकिन बच्चों को बचाना इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम बहुत चिंतित रहे हैं पिछले 6 महीनों में, थर्ड वेव की वजह से हम बहुत चिंतित रहे हैं उस बड़ी पॉपुलेशन को, बच्चों की जो लगभग 1/3 है, 18 ईयर्स बिलो को हमने अभी छुआ ही नहीं है, और वो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन भी है, कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन भी है। और इसके लिए हमें बहुत सजग और सावधान रहना है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये बच्चों की कुछ इम्यून रिस्पॉन्स का डिफरेंस है, तो हमने अपने बच्चों को नहीं खोया है कोरोना से, और हम
किसी हद तक बच्चों को सेफ रखने में कामयाब हो सके हैं। इसका श्रेय मैं मीडिया को भी देता हूं, क्योंकि मीडिया ने बहुत दिन पहले बच्चों की बात उठाई थी, बच्चों के बारे में डिस्कशंस हुए थे, बच्चों की आईसीयू हमने डेवलप कर ली थी, बच्चों के न्यूनेटोलॉजी वार्ड तक डेवलप कर लिए थे, और बच्चों के लिए हम बहुत सतर्क हो गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और हम फिर हाथ खड़े कर दें। ऐसा ना हुआ, ना ऐसा होने वाला है। अब हम और देशों को जब देख रहे हैं, अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, इवन इजराइल में बहुत अच्छा वैक्सीनेशन बच्चों का हुआ है, तो उनको देखकर हमारी ये हिम्मत भी बन रही है। और सबसे बड़ी बात अंजलि जी, मैं इस प्रोग्राम में ये कहूंगा, गर्व के साथ कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, WHO ने जो कोवैक्सीन को मंजूरी दी है, हमारा कोवैक्सीन जो है, होल वायरॉन वैक्सीन जो है, ये बहुत सेफ है। और इसके साथ साथ जाइकोव वैक्सीन, जाइडस कैडिला का जो जाइकोव 2 वैक्सीन है, वो बच्चों को ऐसी विधि से भी दिया जा सकता है जिसको हम आइदर पैच टेस्ट कहते हैं और इंजेक्टर कहते हैं। इसके लिए भी इवन कॉस्ट वगैरह भी डिसाइड हो चुकी है और आपने शायद दिखाया भी है 2 हफ्ते पहले अपने प्रोग्राम में। तो ये हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें NSTJI जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सेफ्टी की और ICMR, उससे हमें इंतजार है कि ग्रीन सिग्नल दें। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, हमारे पास पर्याप्त मैन पावर है, हमारे पास बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन दिया जाना है, जो कि विलिंग हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा विलिंग हैं, और कोई नेगेटिव इसमें एस्पेक्ट नहीं है। और बच्चों को एक वैक्सीन की 3 और एक वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी, उनके इंटरवल्स डिसाइडेड हैं, उस पर काम हो चुका है। और इवन इजराइल में बच्चों की बूस्टर डोज पे भी काम हो गया है। तो इस समय हम 40% लोगों को पूरा वैक्सीनेशन कर चुके हैं रफली, और 80% को सिंगल डोज लगा चुके हैं, और उसमें भी हम इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं। जी डॉक्टर बजाज, एक दिक्कत जो नजर आती है मुझको वो ये है कि हमारे यहाँ जो मंथन होता है, जो चिंतन होता है, उसके बाद जो अनाउंसमेंट होती है और क्रियान्वयन होता है, उसमें बहुत वक्त लग जाता है। जबकि अगर आप यूरोप की एजेंसीज को देखिए, या आप अमेरिका में देखिए, या आप इंग्लैंड में देखिए, तो बहुत जल्दी डिसीजन लेकर के काम शुरू कर दिया जाता है। अगर कहा गया बूस्टर डोज दिया जाएगा तो बहुत जल्दी उसको 1-2 हफ्तों के अंदर क्रियान्वित किया जाता है। क्या हमारे देश में ये जो इंतजार हमें लंबा करना पड़ता है, बच्चों की वैक्सीन की बात बहुत लंबे वक्त से हो रही है, तो ये लंबा वक्त क्या कमी की वजह से होता है कि वैक्सीन की डोज की कमी है? क्योंकि मैं आज पढ़ रही थी कि करीब दिसंबर में ही 15 करोड़ डोजेस शायद बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि वो ना कोई जाकर लेगा ना इस्तेमाल हो पाएगा। तो क्या वजह रह जाती है कि इतना वक्त लग जाता है? देखिए अंजलि जी, इंडिया को ऐसे ही एक लंबरिंग एलिफेंट नहीं बुलाया गया है। कई सालों से हमारी ये ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप और ऑर्गेनाइजेशनल जो लिमिटेशंस हैं वो हमेशा ही रहती हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि जब ये कार्यान्वित हो जाता है तो फिर चल पड़ता है हमारे प्रोग्राम्स। हमने एडल्ट वैक्सीनेशन में भी देखा, शुरू में काफी टाइम लगा, काफी ग्लिचेस थे, बट धीरे धीरे बहुत अच्छी स्पीड पकड़ने लगे। डोजेस की कमी तो बिल्कुल नहीं है, जैसा आपने बोला काफी डोजेस नियर एक्सपायरी हैं। इस समय भी करीब करीब 20 करोड़ से ज्यादा डोजेस स्टेट्स के पास पड़ी हुई हैं जो अनयूज्ड हैं, और इस महीने करीब करीब 30 करोड़ से भी ज्यादा डोज प्रोडक्शन होगा, जो कि मई में 7 गुना से भी ज्यादा हो गया है। तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हमने बहुत रैंप अप कर ली है। वैक्सीन शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी, बट जो फर्स्ट और सेकंड डोज का एक बहुत बड़ा रेशो है, 2.4 से भी ज्यादा, जो वर्ल्ड में बाय फार सबसे ज्यादा है, जिसकी सेकंड डोज नहीं लगी अभी लोगों को बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज, जिसमें एक लार्ज इंटरवल एक बहुत बड़ा इशू है, दूसरा हेजिटेंसी एक बहुत बड़ा इशू है। जिनको फर्स्ट डोज से थोड़े बहुत भी रिएक्शंस हुए उनको डर लग रहा है, और एक हमारी एक नॉर्मल एक रिफ्लेक्स है कि जब तक बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता, हम लोग ज्यादा काम नहीं करते हैं, तो लोगों को लगता है नहीं अब एक डोज तो लग गई है, देखेंगे टाइम मिलेगा तो दूसरी डोज के लिए जाएंगे। तो बहुत ज्यादा डोजेस की अवेलेबिलिटी है, उसमें कोई इशू नहीं है। बच्चों में देखिए एक स्पेशली, जैसे डॉक्टर बली ने भी कहा, एक सेफ्टी कंसर्न बहुत होता है। तो एसईसी ने कोविड को कोवैक्सीन को अप्रूवल दिए हुए करीब करीब महीने से भी ज्यादा हो गया, बट डीसीजीआई अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है, और वो बहुत छोटी छोटी चीजों पर पेंडिंग है कि लीफलेट में क्या होगा, वैक्सीन के हैंडआउट में क्या लिखा होगा। तो ऐसी चीजें जब बैक एंड फोर्थ होती हैं तो उसमें ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी एक पार्ट प्ले करती है, बट बच्चों के साथ क्योंकि हम डील कर रहे हैं तो सभी चाहते हैं कि एक भी
ग्लिच ना छोड़ा जाए, सब चीजों को कवर कर लिया जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि बाद में बच्चों को ऐसा लगे कि वैक्सीन लगवाने से ये इशू हो सकते थे जो पहले नहीं देखे गए। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर मेडिकल फील्ड में। और आप देखिए वैक्सीन की ये तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुई है। कुछ वैक्सीन तो 20-20 साल से अभी डेवलपमेंट फेज में है, नहीं आ पा रही है मार्केट में। तो इसमें स्पीड तो हमने पकड़ी है, कुछ चीजों में देखिए टाइम लगता है और कुछ चीजों में स्पेसिफिकली इंडिया में इश्यूज रहते ही हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ी इसमें तेजी आएगी। एक छोटा सा ब्रेक अभी ले रहे हैं, वापस लौटेंगे तो बूस्टर डोज, इस पर भी जो चिंतन हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियान को लेकर कई फैसले जो लिए जाते हैं, उसके लिए सक्रिय है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। ये दरअसल भारतीय सरकार को इस पर अपनी राय देता है। NTAGI जो है उसके ही रिकमेंडेशंस के बाद ये फैसले लिए जाते हैं और इसकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये भी मंथन किया जा रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन का अब बूस्टर डोज दिया जाए या ना दिया जाए। उम्मीद ये की जा रही है कि नवंबर के अंत तक इसको लेकर फैसला आ सकता है कि बूस्टर डोज कब दिया जाए, किसको दिया जाए और दिया जाए भी या नहीं दिया जाए। हमारे साथ डॉक्टर वली लगातार जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर वली, बूस्टर डोज की जरूरत अगर है तो क्यों है और किसको है? देखिए, ऐसा देखा गया है कि जो इम्यूनिटी बनती है वैक्सीनेशन के बाद, डोज 1 के बाद तो 33 के आसपास और डोज 2 के बाद 80+, तो वो फेड हो जाती है, होने लगती है और ये रूल है, चीज है। उसके मद्देनजर में ये वाली प्रायोरिटी अभी थर्ड हो जाती है। पहली प्रायोरिटी जैसे कि आपने बताया, हमें पूरा वैक्सीनेशन करना है, सेकेंड डोज लगानी है, एक बड़ी आबादी को सेकेंड डोज लगनी है और इसके साथ साथ अभी 2 डोजेस सिर्फ 43% को लगी हैं, सिंगल डोज लगभग 81% को लगी हैं। अब हम बूस्टर डोज की बात भी हम 2 भागों में करेंगे। बूस्टर डोज प्रायोरिटी एरिया क्या है उसका, किनको लगनी बहुत आवश्यक है, जो लोग कोरोना के पेशेंट्स के संपर्क में रहेंगे या वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे। एक तो वो कैटेगरी जो आपने बताई और एक और कैटेगरी है जो इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो वीक हैं, फ्रेल पेशेंट्स हैं, जिनको कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है या किसी और कारण से स्टेरॉइड चल रहे हैं, या दमे के पेशेंट हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कुछ बच्चे भी इसमें आएंगे बाद में, उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। तो ये कैटेगरी को भी प्रायोरिटाइज करना है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया कि NTAGI जो है इसका बहुत ज्यादा मंथन इस पे चल रहा है और अब लोग पूछने लगे हैं। हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब अमेरिका में लग रहा है, मेरा बेटा लंदन में रहता है, उसको लग चुका है ऑलरेडी बूस्टर डोज। तो कुछ कंट्रीज में जहां लग रहा है और जिनके रिलेशंस वहां हैं, उनके दिमाग में सवाल पैदा होता है कि हमारे यहां कब शुरू होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बूस्टर डोज नहीं लगनी चाहिए या बूस्टर डोज नहीं लगेगी। मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के, उन्होंने अभी स्टडीज अभी निकलवा रहे हैं वो, और अभी तक उनको इतनी स्टडीज का एविडेंस नहीं मिल पाया है जिसकी बेसिस पे वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकें। और अभी मंडाविया साहब ने भी कहा है कि हाल ही में कि हमारे पास कोई वैक्सीनेशन की कमी नहीं है और इस पर हम गौर कर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल नहीं है और ये एक ऑनगोइंग प्रोसीजर भी हो सकता है, क्योंकि हमने बार बार ये कहा है कि कोविड जो है अब हमारे साथ रहेगा। तो फिर वैक्सीनेशन भी साथ रहेगा, ना दिया जाए, इसको सोच समझ के ही इस पर फैसला किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर वली, हमारे पास वक्त कम है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते याद दिला दें कि अपना टीका जरूर लगवाएं और उसके बाद भी मास्क पहनना जरूरी है। नमस्कार।